तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 317 की प्रिडिक्शन वीडियो, जहां पर ओवरऑल अगर हम कार्ड की बात करें तो इस कार्ड का मेन कार्ड काफी इंसेन है, बट जब प्रीलिम कार्ड और अर्ली प्रीलिम कार्ड की बात करते हैं तो ये कार्ड थोड़ा सा फेल अपार्ट हो जाता है। काफी लो लेवल की फाइट्स है वहां पर, और क्योंकि ये पूरा इवेंट इंटरनेशनल फाइट कार्ड का है तो इसीलिए मैं होप कर रहा था कि थोड़ा सा प्रीलिम कार्ड ज्यादा बेटर होता। फिर भी अगर हम ओवरऑल कार्ड को देखें तो प्रीलिम में हमें टेरेंस मैकेनी और प्रीलिम की मेन फाइट जैक हरमैनसन वर्सेस ग्रेगरी रॉड्रिगेज के बीच में देखने को मिलने वाली है। वेरस मेन कार्ड में हमें 2 टाइटल फाइट्स, इसके साथ एक फीचर्ड फाइट देखने को मिलने वाली है जो नंबर 1 कंटेंडर की फाइट है। तो इसीलिए ओवरऑल ये अभी तक जो चलते आ रहे हैं उनसे तो बेटर कार्ड है, और अब लेट्स होप की सारी फाइट्स डिलीवर करें। अब डायरेक्टली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, जहां पर मेन कार्ड की पहली फाइट है बैंटवेट डिवीजन की, जहां पर पेटन टैलबर्ट की फाइट होने वाली है फिलिपे लीमा के साथ। काफी रिस्की फाइट, बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है ये। दोनों फाइटर्स राइजिंग स्टार्स हैं, और मैं मे भी शायद से एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूं, क्योंकि मैं जाने वाला हूं पेटन टैलबर्ट टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई एम प्रीटी श्योर कि यहां पर काफी लोगों ने फिलिपे लीमा को लिया होगा, क्योंकि वो एक ऑलराउंड फाइटर है, और मेन चीज उसकी फाइटिंग गेम में उसकी ग्राउंड गेम है, जो ऑब्वियसली हमने पेटन टैलबर्ट की लास्ट फाइट में देखा था कि इसी ग्राउंड गेम की वजह से हाउनी बार्सेलोस ने उसकी सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर फिर भी मैं पेटन टैलबर्ट के साथ जा रहा हूं, क्योंकि अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये फाइट प्रीवियस फाइट की तरह नहीं जाने वाली है, जहां पर मुझे लगता है कि फिलिपे लीमा ज्यादा ट्राई करने वाला है स्ट्राइकिंग करने की, और ये पेटन टैलबर्ट को थोड़ी सी एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि अगर प्लेन स्ट्राइकिंग की बात करें तो डेफिनेटली पेटन टैलबर्ट ज्यादा बेटर फाइटर है, और अगर फिलिपे लीमा उसे ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है, जो डेफिनेटली वो थोड़ी सी तो करने वाला है, और यही सबसे बड़ा रिस्क ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं यहां पर बिलीव कर रहा हूं कि पेटन टैलबर्ट या तो टेक डाउन को डिफेंड कर लेगा, या फिर वो ग्राउंड में ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला है, बल्कि वापस अपनी फीट में खड़े होकर फिलिपे लीमा को पीस अपार्ट करने वाला है। हाई रिस्क की फाइट, बट अगर यहां पर पेटन टैलबर्ट अपनी रीच की एडवांटेज लेता है, और इसी के साथ क्योंकि फिलिपे लीमा कभी कभार वाइड स्टांस में खड़ा होता है, तो उसकी लेग्स को अगर वो बार बार चॉप करता रहे और फिर उसके बाद अपनी स्ट्राइकिंग को यूज करे, तो वो लीमा को यहां पर नॉकआउट कर सकता है। पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो फिलिपे लीमा उसके ऊपर प्रेशर को डालने वाला है, उसे टेक डाउन करने वाला है, उसे ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस थ्रो करने वाला है, और क्योंकि फिलिपे लीमा के सबमिशंस काफी अच्छे हैं तो वो मे बी पेटन टैलबर्ट को सबमिट भी कर दे। अगर ऐसा होता है तो जितनी भी बची कुची हाइप है वो सारी पेटन टैलबर्ट की डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर फॉर सम रीजन आई डू बिलीव कि वो लीमा की चिन को फाइंड करने वाला है, और अगर वो अपने क्लीन पंचेस को लैंड कर देता है, क्योंकि वी नो कि पेटन टैलबर्ट की स्ट्राइकिंग काफी टेक्निकल है, वो अपने पंचेस को बहुत अच्छे से सेटअप करता है, तो राउंड 2 में मुझे लग रहा है कि वो फिलिपे लीमा को नॉकआउट कर देगा। और अब मूविंग ऑन, तो अगली फाइट के बारे में बात करें तो ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर बेनिल दारियुश की फाइट होने वाली है हिनाटो मोइकानो के साथ। मनी मोइकानो अपनी रीसेंट फाइट्स में बहुत अच्छी फॉर्म में था, बट फिर आती है इस्लाम महाचेव की फाइट, और उसके बाद से थोड़ी सी हाइप चली गई है मनी मोइकानो की। और बेनिल दारियुश के साथ भी अगर हम फाइट को देखें तो ये एक इजी फाइट नहीं रहने वाली है, क्योंकि वी नो कि बेनिल दारियुश ने मथेउस गैमरॉट को बीट किया है, उसके मोस्ट ऑफ द टेकडाउन्स को बहुत अच्छे से डिफेंड किया था, और फिर उसे फीट में बीट किया था। तो ऐसी सेम चीज बेनिल दारियुश हिनाटो मोइकानो के साथ भी कर सकता है, बट अब मुझे लगता है कि बेनिल दारियुश का टाइम थोड़ा सा जा चुका है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों फाइटर्स की जो चिन है वो इतनी सॉलिड चिन नहीं है, दोनों फाइटर्स बहुत बार ड्रॉप होते हैं, बट जो फाइटर ज्यादा रिकवर रखता है और जिसके पास मुझे लगता है ज्यादा विल पावर है वो हिनाटो मोइकानो है, जहां पर वो बहुत बार हर्ट होने के बाद भी वापस खड़ा हुआ है। तो यहां पर मैं जाने वाला हूं कांट अफोर्ड टू लूज हिनाटो मोइकानो के साथ। अब डेफिनेटली अगर यहां पर मोइकानो ने सिंपल टेकडाउन्स को शूट किया तो आई डू बिलीव कि बेनिल दारियुश उन टेकडाउन्स को डिफेंड करने वाला है, बट जब बात आती है ग्राइंड करने की, जहां पर अगर मोइकानो रेंज को क्लोज कर लेता है और बेनिल दारियुश का जो बहुत अच्छा लेफ्ट स्ट्रेट पंच है उसे अगर काउंटर कर देता है, जहां पर वो स्टैंड अप में स्ट्राइकिंग को थोड़ा सा डर्टी बना रहा है, वो फोन बूथ वाली फाइट कर रहा है, यानी कि क्लिंच वर्क करके थोड़ी सी डर्टी बॉक्सिंग कर रहा है, तो आई बिलीव कि वो बेनिल दारियुश को थोड़ा सा ब्रेक करने वाला है, और तब जाकर अगर वो टेकडाउन्स को शूट करता है तो काफी चांसेस रहेंगे कि वो बेनिल दारियुश को ग्राउंड में लेके चले जाए, और एक बार अगर मोइकानो दारियुश को ग्राउंड में लेके चले गया तो फिर वहां से मुझे लगता है ये फाइट वन साइडेड टाइप फाइट बन जाएगी, जहां पर बेनिल दारियुश के ऊपर बार बार पंचेस को थ्रो करके कोई ना कोई दारियुश गलती करने वाला है, और फिर एकदम से चोक को लॉक इन करके मुझे लगता है कि हिनाटो मोइकानो इस फाइट को विन करने वाला है बाय सबमिशन। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं फ्लाईवेट डिवीजन की, जहां पर ब्रैंडन रोवाइल की फाइट होने वाली है जोशुआ वैन के साथ। जोशुआ वैन को यहां पर हैट्स ऑफ करने पड़ेगी, क्योंकि जो उसका वर्क एथिक है वो
इंसेन लेवल का है। जस्ट अभी उसने जून के स्टार्टिंग में फाइट की थी और अब वो फिर से वापस अपना कमबैक कर रहा है एंड इस बार वो एक शॉर्ट नोटिस फाइट को ले रहा है अगेंस्ट टॉप फ्लाईवेट फाइटर ब्रैंडन रोवाल। इसके ऊपर से गिवन दैट कि जोशुआ वैन बस और बस 23 इयर्स ओल्ड है तो ये चीज और भी ज्यादा इंसेन बन जाती है और अब उसे ब्रैंडन रोवाल के अगेंस्ट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है जहां पर अगर वो ब्रैंडन को बीट कर देता है तो वो डायरेक्टली सबको स्किप करके फ्लाईवेट टाइटल के लिए फाइट करने वाला है। बट मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जोशुआ वैन ये कर पाएगा? तो आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रैंडन रोवाल फाइट को विन करने वाला है। जोशुआ वैन में प्रॉब्लम नहीं है बट आई थिंक सो अभी उसे बहुत बड़ा जंप मिल चुका है, वो भी एक शॉर्ट नोटिस फाइट में जहां पर अप्रोक्सीमेटली उसके पास 3 वीक्स थे। तो इतने कम टाइम में एक टॉप फ्लाईवेट फाइटर को बीट करना, उसके अगेंस्ट एक गेम प्लान को फॉर्म करना, ये चीज मुझे बहुत मुश्किल होते हुए दिख रही है। और ब्रैंडन रोवाल एक ऐसा फाइटर भी नहीं है जो एक स्लो फाइटर है, बल्कि ब्रैंडन रोवाल की स्ट्राइकिंग भी बहुत ज्यादा इंसेन है। वो डेफिनेटली जोशुआ वैन से ज्यादा पावर को होल्ड करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है लैक ऑफ हाई लेवल एक्सपीरियंस ये चीज जोशुआ वैन को हर्ट करने वाली है, जहां पर ब्रैंडन रोवाल थोड़ा सा लेवल को शो करेगा कि क्यों वो एक टॉप लेवल का फ्लाईवेट फाइटर है। और मुझे लगता है कि ये फाइट पूरे 3 राउंड्स जाएगी, जहां पर ब्रैंडन रोवाल फाइट को विन करेगा बाय डिसीजन। पूरी फ्लाईवेट डिवीजन में वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर हम बोल सकते हैं जोशुआ वैन को, और गिवन दैट कि वो बस अभी 23 इयर्स ओल्ड है तो उसकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो ओल्ड स्कूल बॉक्सिंग जैसी लगती है, जो बहुत अच्छा लगता है देखने में। बट मेन क्वेश्चन है कि अभी तक जोशुआ वैन को सेम लेवल ऑफ एनर्जी से पंचेस रिटर्न में नहीं पड़े, और जब एक बार चार्ल्स जॉनसन से पड़े थे तो वो वहां पर नॉकआउट हो गया था। तो यहां पर मुझे लगता है कुछ ऐसा सिमिलर होने वाला है, जहां पर जोशुआ वैन के पास डेफिनेटली ज्यादा टेक्निकल एबिलिटी है, वो ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस को थ्रो करता है, बट ब्रैंडन रोवाल बैक डाउन होने वाले फाइटर्स में नहीं है, बल्कि वो भी अपनी पावर को शो करने वाला है। और इसीलिए समवट मुझे डाउट लगता है कि जोशुआ वैन इस पावर को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं चाहने वाला हूं ब्रैंडन रोवाल टू विन बाय डिसीजन। बट अगर यहां पर जोशुआ वैन फाइट को विन करता है तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूंगा, बट इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। एनीवेज, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, तो अब बात करते हैं को मेन इवेंट की, जहां पर फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोजा फाइट करने वाला है काय कारा फ्रांस के साथ। क्योंकि मेन इवेंट फाइट इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा के बीच में, तो इसीलिए पेंटोजा वर्सेस काय कारा फ्रांस की फाइट को इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। बट आई एम टेलिंग यू गाइस, ये फाइट सबको सरप्राइज कर सकती है, जहां पर दोनों फाइटर्स मार्च फॉरवर्ड करने वाले फाइटर्स हैं, दोनों ही फाइटर्स अपनी फाइट्स को फिनिश करने का देखते हैं। तो ये फाइट मुझे लग रहा है एक एब्सोल्यूट बैंगर रहने वाली है। अब 9 साल पहले दोनों की फाइट द अल्टीमेट फाइटर में हो चुकी थी, जहां पर 2 राउंड्स की ये फाइट थी और पेंटोजा फाइट को विन किया है। तो अब 9 साल बाद ये दोनों फाइटर्स वापस मीट करने वाले हैं, वो भी टॉप ऑफ द लेवल में, जहां पर देखना काफी क्रेजी होगा कि क्या काय कारा फ्रांस के पास एबिलिटी है कि वो एलेजेंड्रे पेंटोजा को पहली बार हिस्ट्री में नॉकआउट कर दे। अगर तो ये फाइट पूरे 5 राउंड्स जाती है तो एलेजेंड्रे पेंटोजा के विन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट काय कारा फ्रांस के पास है वो 1 पंच नॉकआउट पावर, उसके पास है वो एबिलिटी जिससे कि अगर वो पेंटोजा को डायरेक्टली नॉकआउट नहीं कर पाया बट उसे एटलीस्ट वो हर्ट कर सकता है, उसे ड्रॉप कर सकता है। और अब अगर हम पेंटोजा की एज को भी देखें तो वो अब 35 इयर्स का हो चुका है, और जितनी तुम लोअर डिवीजन में जाओगे उतनी ज्यादा एज बहुत इफेक्ट करने लग पड़ती है। तो ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि काय कारा फ्रांस जो ओवरहैंड राइट पंच को लोड करता है, वो अगर वो क्लीन पंच लैंड कर दे तो एलेजेंड्रे पेंटोजा उस पंच से नॉकआउट हो जाए। बट अब बात करते हैं एलेजेंड्रे पेंटोजा की, जो वन ऑफ द बेस्ट फ्लाईवेट फाइटर्स बन चुका है, और अब वो बस एक ग्रैपलर नहीं बचा है बल्कि वो एक ऑलराउंड फाइटर बन चुका है जिसके पास एक आयरन चिन है। और रिसेंटली हम उसकी फाइट्स में देख रहे हैं कि वो केयर ही नहीं कर रहा है कि उसके ओपोनेंट्स कौन सी स्ट्राइक्स को उसके ऊपर लैंड कर रहे हैं, वो बस और बस मार्च फॉरवर्ड करे जा रहा है, अपने ओपोनेंट के ऊपर ह्यूज स्ट्राइक्स को लैंड कर रहा है, उन्हें ग्राउंड में लेके जा रहा है और वहां पर फाइट को फिनिश करने का देख रहा है। आई थिंक सो इस फाइट में यही होने वाला है, जहां पर अगर तो काय कारा फ्रांस पेंटोजा को कैच नहीं कर पाया, उसके ऊपर कोई 1 पंच नॉकआउट नहीं थ्रो कर पाया, तो फिर मुझे लगता है टोटली ये फाइट एलेजेंड्रे पेंटोजा के फेवर में जाने वाली है और वो फाइट को विन करने वाला है, जहां पर मैं बिलीव करता हूं कि वो फाइट को फिनिश करने वाला है, जिधर मेरी प्रेडिक्शन है एलेजेंड्रे पेंटोजा टू विन बाय राउंड 3 या फिर राउंड 4 सबमिशन। अब पहले के 2 राउंड्स में डेफिनेटली वो नर्व्स होंगी, जहां पर काय कारा फ्रांस एक बहुत फास्ट फाइटर है, वो ह्यूज पंच को पैक करता है, जो उसके डिस्टेंस मैनेजमेंट गेम है, जहां पर वो रेंज को बहुत जल्दी क्लोज कर लेता है, वो भी काफी इंसेन है। बट जब पेंटोजा की बात करें तो उसकी बॉडी किक्स, उसकी लेग किक्स, और जब वो अगर क्लिंच कर लेता है तो वो
वो अपने ओपोनेंट के ऊपर कैसे प्रेशर को डालता है, उसे कैसे ग्राउंड में लेके जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी जो डर्टी बॉक्सिंग है वो भी काफी इंसेन है। तो रियली काय कारा फ्रांस को यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाली है इन सब चीजों को हैंडल करने की। तो काय कारा फ्रांस के लिए बेस्ट चांस मुझे लगता है कि वो रेंज को मेंटेन करे और एकदम से कहीं पर ओवरहैंड पंच को थ्रो करके पेंटोजा को नॉकआउट कर दे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पेंटोजा अभी तक बस एक बार नॉकडाउन हुआ है, वो भी डेविसन फिगरेडो जैसे इंसेन पावरफुल फाइटर से। बट उसके अलावा ना तो पेंटोजा अभी तक फिनिश हुआ है, ना वो नॉकआउट हुआ है, ना वो सबमिट हुआ है। तो कभी कभार हम देखते हैं कि इवन दो उसका ओपोनेंट उसके ऊपर पंचेस को थ्रो कर रहा होता है, वो स्टिल अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर को मेंटेन करेगा और फिर उसे एग्जॉस्ट करके बेसिकली ब्रेक कर देगा एंड अल्टीमेटली फाइट को विन कर जाएगा। तो मैं यहां पर जा रहा हूं एलेजेंड्रे पेंटोजा टू विन बाय सबमिशन। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो मेन इवेंट की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, जिधर ये फाइट है फॉर द वेकेंट लाइटवेट बेल्ट और यहां पर फाइट होने वाली है इलिया टोपुरिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की। तो वंस अगेन ऑन पेपर एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट और काफी क्रेजी फाइट है ये। एक साइड है अनडिफीटेड फाइटर इलिया टोपुरिया जो बैक टू बैक लेजेंड्स को बीट करके आ रहा है, वेयरएज दूसरी साइड फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन चार्ल्स ओलिवेरा है जो काफी टाइम से अब टॉप लेवल फाइटर बन चुका है और हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ लाइटवेट डिवीजन में वो वन ऑफ द टॉप फाइटर्स में से एक बन चुका है। तो ये फाइट बहुत ज्यादा नर्व रैकिंग है क्योंकि एक बात की यहाँ पर एब्सोल्यूट गारंटी लग रही है कि पूरे 5 राउंड्स तो ये फाइट नहीं जाने वाली है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट और यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इलिया टोपुरिया की जो फेदरवेट डिवीजन में एबिलिटी थी, वो जिस वे से डिस्टेंस को क्लोज करके अपने ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर लेता था, क्या उस एबिलिटी पे हम रिलाय कर सकते हैं कि वो 155 पाउंड्स लाइटवेट डिवीजन में भी डिलीवर करने वाला है, जहां पर भी नो कि वो थोड़ा सा अंडर साइज रहेगा, उसके पास रीच की डिसएडवांटेज रहेगी। पर क्या इसके बाद भी इलिया टोपुरिया के पास है वो एबिलिटी जिससे कि वो लाइटवेट डिवीजन में भी ओपोनेंट्स को बीट कर पाए। एक बार जब इलिया टोपुरिया ने लाइटवेट डिवीजन में फाइट की थी तो वो स्टार्टिंग में जाय हर्बर्ट की हेड किक से नॉकडाउन हो गया था, बट उसके बाद फिर ये भी होता है कि वो ब्रूटली जाय हर्बर्ट को नॉकआउट भी कर देता है। तो पावर तो उसके पास डेफिनेटली रहने वाली है, बट क्या अगर चार्ल्स ओलिवेरा उसे सिमिलर वे से हर्ट कर देता है तो क्या इलिया टोपुरिया वहां से बच पाएगा? क्योंकि जस्ट लाइक इलिया टोपुरिया, चार्ल्स ओलिवेरा भी अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करने का देखता है। ये दोनों ही फाइटर्स शाइन करते हैं जब ये पुश करते हैं अपने ओपोनेंट्स को, और इसीलिए ये वाली फाइट इतनी इंसेन बन जाती है क्योंकि वी नो कि दोनों फाइटर्स सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में मिलने वाले हैं और काफी चांसेस हैं कि दोनों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाए। अब इलिया टोपुरिया एंड चार्ल्स ओलिवेरा, इन दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस को बना दिया है कि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, दोनों फाइट्स को कैसे विन कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर टू वॉच इट। और इसीलिए यहां पर वो बातों को साइड करते हुए डायरेक्टली अगर मैं प्रिडिक्शन की बात करूं तो काफी हैवी हार्ट से मुझे बोलना पड़ रहा है इलिया टोपुरिया टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। चार्ल्स ओलिवेरा मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाइटर्स है, तो उसके अगेंस्ट पिक करना कभी भी मुझे ठीक नहीं लगता है, बट प्रिडिक्शन में आई हैव टू बी अनबायस्ड और यहां पर मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पहले ही राउंड से दोनों फाइटर्स पंचेस को एक्सचेंज करने लग पड़ेंगे। ऑल्सो इसके ऊपर से चार्ल्स ओलिवेरा फाइट्स में बहुत बार हर्ट होता है, वो क्लिंच में भी बहुत बार हर्ट होता है। तो क्योंकि यहां पर इलिया टोपुरिया की बॉक्सिंग ज्यादा सुपीरियर है तो वो बॉडी को टारगेट करने वाला है, वो चार्ल्स ओलिवेरा के हेड को टारगेट करने वाला है और ये पंचेस लेने पर मुझे लगता है ओलिवेरा हर्ट होने वाला है। वो थोड़ी सी सरवाइव करने की ट्राई करेगा, मे बी पहला राउंड निकल जाए, बट फिर क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा पहले राउंड में हर्ट हो गया तो फिर राउंड 2 में इलिया टोपुरिया जो वो प्रेशर को मेंटेन करता है वो करने वाला है और जस्ट लाइक मैक्स ओलिवे की फाइट में हुआ था, वो अपने पंचेस को फाइंड करने वाला है और ह्यूज पंचेस को कनेक्ट करने के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड में ड्रॉप करने के बाद वो फॉलो अप शॉट से ओलिवेरा को फिनिश कर देगा। पर ये फाइट जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, तो ओलिवेरा की साइड से मैं प्रे कर रहा हूं कि वो ब्रॉल में ना पड़े, बल्कि पहले 2 राउंड्स को थोड़ा सा डल बनाकर जहां पर उसके पास 5 इंचेस की रीच एडवांटेज है तो प्लीज यूज इट। अपने जैब को ज्यादा यूटिलाइज करे, अपनी किक्स को, हेड किक्स, लेग किक्स, इन सब को थ्रो करे ताकि इलिया टोपुरिया को वो रेंज के बाहर रख सके। एंड व्हाई नॉट मे बी इलिया टोपुरिया के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करना, जिधर अगर चार्ल्स ओलिवेरा इलिया टोपुरिया को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो ये होल डिफरेंट गेम बन सकती है क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा की ग्राउंड गेम बहुत इंसेन है एंड आई नो कि इलिया टोपुरिया ने बोला है कि उसकी भी बहुत इंसेन है, बट मैं यहां पर डेफिनेटली ओलिवेरा की ग्राउंड गेम को ज्यादा बैक करूंगा। तो फॉर श्योर ये एक काफी अच्छा ऑप्शन बन सकता है अगर ओलिवेरा यहां पर माइकल चैंडलर की तरह इलिया टोपुरिया को भी स्टार्टिंग में ग्राउंड में लेके चले जाए। ये चीज मैं बहुत पहले से बिलीव करता रहा हूं कि जितने लंबे टाइम तक ये फाइट चलेगी उतना ज्यादा फेवर ये फाइट चार्ल्स ओलिवेरा को करने लग पड़ेगी। बट मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इतने टाइम तक ये फाइट चलने भी वाली है, क्योंकि दोनों फाइटर्स को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फाइट राउंड 2 के बाद भी जाने वाली है। स्मॉल स्टेप्स लेकर जो इलिया टोपुरिया डिस्टेंस को क्लोज करता है, अपने ओपोनेंट को पुश बैक करता
करता है वो लग रहा है कि यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा को भी कर देगा, और क्योंकि यहाँ पर ओलिवेरा हाई गार्ड को रखता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इलिया टोपुरिया काफी बॉडी शॉट्स को थ्रो करने वाला है ताकि चार्ल्स ओलिवेरा का जो गार्ड है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर वहां से इलिया टोपुरिया हेड को टारगेट करके चार्ल्स ओलिवेरा को बैडली हर्ट कर सकता है। इलिया के लिए मेन चीज है रेंज को फाइंड करना, जहां पर ओलिवेरा की उसे 5 इंचेस की रीच को काउंटर करना है, और क्योंकि वो ओलिवेरा से ज्यादा फास्ट है पंचेस में, तो जब भी ओलिवेरा कोई पंच को थ्रो करने लगे तो एकदम से उसे काउंटर करना या फिर एकदम से रेंज को क्लोज करके बॉडी शॉट्स और हेड शॉट्स पर पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करना, और एक बार अगर उसने रेंज को क्लोज कर लिया तो डेफिनेटली वो ह्यूज शॉट्स को लैंड करने वाला है। और यहां पर ओलिवेरा पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उन पंचेस को या तो काउंटर कर पाएगा या फिर उनसे बच पाएगा। एक तो वो एब्सोल्यूट टीयर में चला हुआ है, वो फुल ऑन लेजेंड्स को बीट करके कॉन्फिडेंस से आ रहा है, तो यहां पर भी उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस पड़ा हुआ है। और इसके ऊपर से सेकंड चीज मुझे लगती है कि अगर उसके पंच कॉम्बिनेशंस पड़ने लग पड़े तो चार्ल्स ओलिवेरा इन पंचेस को नहीं ले पाएगा। तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पहले ही राउंड से हमें ब्रॉल देखने को मिलने वाला है, जहां पर इलिया के पास इन ब्रॉल्स में थोड़ा सा अपर हैंड होगा और राउंड 1 या फिर राउंड 2 में ही वो फाइट को फिनिश करने वाला है। ओलिवेरा की साइड से मैं डेफिनेटली बहुत हैप्पी हूंगा अगर वो फाइट को विन कर जाता है। वो ट्रूली फाइट को विन कर सकता है, बट यहां पर क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला है कि अगर वो ब्रॉल में पड़ता है तो इलिया टोपुरिया उसे हर्ट कर देगा, इसीलिए उसे बहुत केयरफुल होकर फाइट करनी है, उसे टेक डाउन अटेम्प्ट्स करने, फाइट को थोड़ा सा लेटर राउंड्स में लेके जाना है, सर्कल अराउंड करना है, तो ऐसी चीजें ओलिवेरा करेगा ये मुझे डाउटफुल लग रहा है इस फाइट में, और इसीलिए मैं चाह रहा हूं इलिया टोपुरिया टू विन बाय राउंड 1 या फिर राउंड 2 नॉकआउट। सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी प्रेडिक्शन वीडियो। अब डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी क्या पिक्स हैं इस कार्ड को लेकर, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।